नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार कृणाल धीरज। मुद्दा में आपका स्वागत है और अमेरिका और भारत के बढ़ते रिश्ते यानी नजदीकियों को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। उसके लिए एक अच्छी खबर आई है। भारत दौरे पर आए अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का कहना है कि पोखरण परीक्षण के बाद जो पाबंदियां लगी थी उन्हें हटाया जाएगा। इसके अलावा दोनों देशों के बीच परमाणु करार भी भविष्य में हो सकेंगे। मई 1998 में भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण किया था, जिससे भड़के अमेरिका ने भारत की कई असैन्य परमाणु कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी थी, जिन्हें अब हटाया जाएगा। यह इसलिए भी अहम है क्योंकि बीते महीने ही अमेरिका ने पाकिस्तान की कई परमाणु कंपनियों पर बैन लगाया था और यह कहा था कि वह एक ऐसी मिसाइल तैयार करने में जुटा है जो सीधे अमेरिका तक को टारगेट कर सकती है। इस पर पाकिस्तान का कहना था कि अमेरिकी दावा झूठा है और उसके खिलाफ गलत कार्रवाई की गई है। यही नहीं, भारत की ओर से इशारा करते हुए पाकिस्तान ने कहा था कि अगर कोई ऐसे पड़ोसी मुल्क का सामना कर रहा है जो तमाम हथियारों से लैस है तो फिर पाकिस्तान के साथ यह ज्यादती है। 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद भारतीय कंपनियों पर अमेरिका की ओर से लगाए गए बैन के चलते आज तक दोनों देशों के बीच परमाणु करार नहीं हो सके हैं। ऐसे में अब पाबंदियां हटने से भारतीय और अमेरिकी कंपनियों के बीच करार हो सकेंगे। इसके अलावा परमाणु समझौतों की दिशा में भी दोनों देशों के लिए आगे बढ़ना आसान होगा। भारत और अमेरिका की कंपनियां मिलकर काम करेंगी। सेमीकंडक्टर तकनीक पर भी काम होगा। भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए यह सहयोग अहम रहेगा। सेमीकंडक्टर तकनीक पर भारत पहला देश है जिसके साथ अमेरिका काम करेगा। इस पहल पर भारत को क्या फायदे हैं और उसके दुश्मनों को क्या परेशानी है, ये आज हम समझेंगे। तो परमाणु करार अब भविष्य में भी हो सकेंगे और जिस तरह से ये पाबंदियां लगी थी 1998 के बाद से उनका हटना एक बहुत बड़ी सफलता के तौर पर देखा और समझा जा रहा है। इसी को आज हम और टटोलेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सामरिक मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव साहब जुड़ चुके हैं। वहीं हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर कर्नल दिनेश शर्मा साहब भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। संजीव सर, आप ही से शुरुआत करते हैं। लगता है कि खैर अभी तो ट्रंप ऑफिशियली वहां पर प्रेसिडेंट बनने के लिए जो वक्त है, लेकिन उसके ठीक पहले भारत के लिए और अमेरिका के दृष्टिकोण से देखें तो एक बड़ी जीत मानी जाएगी, क्योंकि 1998 के बाद जो जितने भी बैन लगे थे परमाणु चीज से जुड़े हुए, वो बैन्स को लिफ्ट किया जाएगा और एक नई दिशा में दोनों देश आगे बढ़ेंगे। आप इसे सफलता के तौर पर आंकते हैं? जी, ये निसंदेह भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में जो एक कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसमें जाहिर है कि एक नई सफलता है और ये जो संबंध है वो लगातार ऊंचाई के स्तर को हासिल कर रहे हैं, हायर ट्रेजेक्टरी को अटेन कर रहे हैं। और भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में यद्यपि की विश्व के सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती है, लेकिन जो भारत और अमेरिका के बीच का जो न्यूक्लियर कोऑपरेशन है वो भी गहरा हो रहा है। और अब जिस तरीके से अमेरिका का जो वर्तमान का जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है और इसकी जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने भारत की यात्रा की अपने कार्यकाल के बिल्कुल अंत में, और वो जिस तरीके से उन्होंने ये जो प्रतिबंध अनेक परमाणु असैन्य परमाणु जो कंपनियां थी उनसे संबंधित जो लगाए गए थे उसको अमेरिका हटा रहा है, ये इस बात को दर्शाता है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो एक ट्रस्ट है वो और अधिक गहरा हो रहा है। और भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यकाल के दौरान जो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर की जिस तरीके से सहमति हुई है, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवाल ने अमेरिका की यात्रा की थी। जैक सुलिवन के साथ वो लगातार अपने काउंटर पार्ट के साथ संपर्क में रहे और क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के फील्ड में भी भारत और अमेरिका ने अब बड़े कदम उठाने का फैसला किया है। सेमीकंडक्टर्स को डेवलप करने में भारत और अमेरिका
क्लोजली कार्य करने जा रहे हैं। कि ये इस बात को दर्शाता है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध है वो अब विश्वास उसमें बढ़ रहा है। ये जो संबंध है सिर्फ और बायर और सेलर के संबंध नहीं रहे, बल्कि अब दोनों राष्ट्र को प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को साथ साथ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जाहिर है कि इस प्रक्रिया में भारत अपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को भी आगे बढ़ा रहा है, मेक फॉर द वर्ल्ड के प्रोग्राम को भी आगे बढ़ा रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफर है वो भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत को करेगा। और ये भारत और अमेरिका के जो बेहतर संबंधों के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। और मेरा ऐसा मानना है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपना पूरा योगदान दिया है कि किस तरीके से भारत और अमेरिका के संबंध ऊंचाई पर पहुंचे। और अब आने वाला जो ट्रंप प्रशासन है उसके दौरान हम और अधिक इस तरीके के कोऑपरेशन को देखेंगे। और एक बात मैं अवश्य इसमें जिक्र करना चाहूंगा कि भारत और अमेरिका के बीच में जो रणनीतिक साझेदारी है वो पिछले 20 वर्षों में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। भारत और अमेरिका के बीच की ये जो रणनीतिक साझेदारी है इसका जो आधार है वो हमारे शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज, साझा लोकतांत्रिक मूल्य, साझा हित, साझा अवसर, साझा चुनौतियां हैं। चाइना जैसी एक बड़ी चुनौती है और चाइना जिस तरीके से पूरे इंडो पैसिफिक रीजन पर अपने आधिपत्यवादी मूल्यों को थोपना चाहता है, पूरे विश्व में अपने आधिपत्यवादी मूल्यों को थोपना चाहता है, उसके लिहाज से भी इंडो पैसिफिक रीजन में रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने में भारत और अमेरिका जो विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं उनकी साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रेसिडेंट ओबामा के शब्दों में अगर कहें तो भारत और अमेरिका की ये जो रणनीतिक साझेदारी है वो 21वीं सदी को डिफाइन करने वाली सबसे महत्वपूर्ण पार्टनरशिप में एक है। इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि चाहे वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो या आने वाला ट्रंप प्रशासन हो या उसके आगे भी जो एडमिनिस्ट्रेशन आएंगे तो भारत और अमेरिका के संबंधों को आगे ही बढ़ाने का कार्य करेंगे। भारत में भी अगर आप कांग्रेस पार्टी की बात कर ले तो मनमोहन सिंह सरकार ने इंडो यूएस न्यूक्लियर डील को साइन कराने में और उसको सफल बनाने में अपनी पूरी सरकारी दांव पे लगा दी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी भारत और अमेरिका के संबंधों को आगे बढ़ाने में अपना पूरा दमखम लगाया है। और भारत में भी अगर कुछ वामपंथी दलों को साइड में करते हैं तो सभी दलों के बीच में सहमति है कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध और अच्छे होने चाहिए। और वहीं अमेरिका में चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी हो सभी भारत और अमेरिका के संबंधों को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान कर रहे हैं। एब्सोल्युटली सर, कलेक्टिव एफर्ट तो रही और वाकई में अगर दोनों देश मिलकर साथ चलेंगे तो बेहतर ही होगा। दिनेश शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल साहब, अब देखिए बात अब निकली है तो क्या दूर तलक जाएगी उस ओर इशारा इसलिए भी कि अब इसके जद में पाकिस्तान और चीन है। अब पाकिस्तान की कई परमाणु कंपनियों पर अमेरिका ने इसलिए बैन लगा दिया है क्योंकि अमेरिका को यह संदेह है और उसे कोई भी संदेह यूं ही नहीं होता। उसकी इंटेलिजेंस की क्या लेवल है हम सब जानते हैं। यदि उसे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कोई एक ऐसा मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहा है जो सीधे अमेरिका तक टारगेट करेगा तो क्या एक तरह से उसके रेपरकशन के तौर पर हमें देखा जा रहा है कि अमेरिका वंस एक अच्छा दोस्त हुआ करता था पाकिस्तान का, पहले की बात है, लेकिन अब उसके ऊपर अंकुश लगाया गया। ये एक रास्ता खोलता है भारत के लिए और क्या चाइना को भी कहीं ना कहीं इससे एक लेसन मिलेगा, कंट्रोल करने की कोशिश है? आपका टेक क्या है शर्मा साहब? कुणाल जी, मैं आपके सवाल के जवाब पे आने से पहले ये कहूंगा कि ये जो अमेरिका में जो हमारे ऊपर से रिस्ट्रिक्शन हटाई हैं इसको मैं इस ढंग से देखता हूँ कि आज हमारे संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ा है। ये रिस्ट्रिक्शन हटाने की वजह से हमें बहुत ज्यादा फायदे हैं। हमारी वो कंपनियां जो है अब डायरेक्टली जो है अमेरिकन कंपनीज के साथ डील कर सकती हैं परमाणु में, मिसाइल की टेक्नोलॉजी के अंदर। और इसको अंत में मैं ये कहूंगा कि ये एक प्रकार से भारत का माइंड है और अमेरिका का कैपिटल साथ मिलकर काम करेगा। अब आ जाती है पाकिस्तान के। पाकिस्तान देखिए कि आप इनका इतिहास देख लीजिए और इनके और अमेरिका के जो रिलेशन रहे हैं, इन्होंने कभी भी ट्रू सेंस के अंदर अपनी वफादारी अमेरिका के प्रति कभी नहीं निभाई है। उसके जीते जागता उदाहरण है ओसामा बिन लादेन जो है इनके इलाके के अंदर पाया गया और इन्होंने अरबों डॉलर जो है अमेरिका से लिए
उस समय जब वार ऑन टेरर चल रहा था। अभी जो पाकिस्तान की जो नजदीकियां चाइना के साथ में, ये जग जाहिर है, जो कि अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं चाहता है। उन्हें ये खतरा था, मिसाइल जो प्रोग्राम ये डेवलप कर रहा था पाकिस्तान, कि किसी भी हालत के अंदर चीन के उकसाने के ऊपर ये मिसाइलों को अमेरिका या इजराइल के इंटरेस्ट के बरखिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान के ऊपर पास्ट भूतकाल के अंदर भी डाउट रहा था, और ये बाद में जग जाहिर भी है कि इनके डॉक्टर EQ खान ने जो है न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को, मीडिया को, नॉर्थ कोरिया को और अन्य मुस्लिम वर्ल्ड जो है, एक प्रकार से एक खान नेटवर्क बन गया हुआ था पूरे वर्ल्ड के अंदर, जहां से कि ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को बेचने की कोशिश कर रहे थे। तो अब किसी भी हालत में जो है अमेरिका जो है पाकिस्तान की, चाहे वो परमाणु की नीति हो या मिसाइल डेवलपमेंट हो, उनके ऊपर भरोसा नहीं करता है। और उसमें जो अभी जो हाल ही में इंडिया के फेवर के अंदर जो अमेरिका ने एक्शन लिए हैं, ये सुलझाता है कि हमारे किस प्रकार के संबंध हैं, और भारत की जो डिपेंडेबिलिटी है या भारत की जो ईमानदारी या प्रतिष्ठा है वो विश्व लेवल के ऊपर, वो इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान कितनी स्ट्रॉन्ग है। दूसरा जो बेसिक रीजन है जो भारत के साथ इस प्रकार का स्ट्रेटेजिक अलायंस के अंदर वो अपनी वफादारी दिखा रहे हैं, उनका बेसिक टारगेट है चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करना, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करना। इसलिए भारत के साथ उनकी साझेदारी बढ़ रही है, ताकि भारत की जो हमारी जरूरतें हैं, इससे रिलेटेड जरूरतें हैं जो हमने बिजली उत्पादन के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए चाहिए, उसमें अमेरिका जो है हमारी मदद कर रहा है, ताकि हम स्ट्रॉन्ग बने, ताकि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको कंटेन कर सकें। बिल्कुल करेक्ट, आपने बिल्कुल सही कहा। संजीव साहब, अब क्रिटिकल मिनरल्स में ये जो एसोसिएशन की बात कही जा रही है, हम सब जानते हैं कि चाइना इसमें प्रभुत्व रखता है। यदि सिर्फ लिथियम की ही बात कर लीजिए तो भी स्पष्ट है कि 60% चाइना के ऊपर पूरा वर्ल्ड डिपेंडेंट है। यदि ईवीज की बात कर ले तो हम सब जानते हैं कि इंडिया खुद चाइना के ऊपर ओवर 90% डिपेंडेंट है बैटरीज को लेकर के यदि बात की जाए। तो ऐसे में लगता है कि यदि क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के एक एसोसिएशन अमेरिका के साथ बनता है वीजा वीज ये परमाणु वाली बात को लेकर के, तो एक शार्प एज, एडेड एज देगा भारत को, और एक जो चाइना अपनी इकोनॉमी को लेकर इतना सख्त रहता है उसके लिए भी कहीं ना कहीं एक हिडन मैसेज रहेगा कि भाई बहुत हुआ, अब इंडिया के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, चाइना का जो प्रभुत्व है वो बैटरी निर्माण के क्षेत्र में निसंदेह है, और लिथियम यद्यपि उसके पास जो रिसोर्सेज लगभग 7% के हैं, लेकिन 60% तक उसका जो पूरा डोमिनेशन है वर्ल्ड मार्केट में। तो ये जो चाइना का ये जो प्रभुत्व है ये जाहिर है कि न्याय संगत नहीं है, और चाइना जिस तरीके का उसकी जो सोच है, जिस तरीके का उसका पूरा एक गवर्नेंस मॉडल है, और उसके जो आधिपत्यवादी मूल्य है, जो वैल्यू सिस्टम है, वो सभी एक चैलेंज के तौर पर देखे जाते हैं। और चाइना के साथ विश्व यद्यपि कि मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, भारत ने भी अभी हाल के समय में एक एंगेजमेंट फिर से हमारा शुरू हुआ है, अमेरिका भी अपने एंगेजमेंट को बनाए रखता है, लेकिन चाइना के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर, चाइना के ऊपर भरोसा कर पाना एक बेहद जटिल कार्य है। चाइना के साथ अगर कोई संबंधों का बेहतर मैनेजमेंट तभी हो सकता है जब उसे आप उसकी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ करें, और वो जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को बनाने की प्रक्रिया में चाहे वो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच का हो या इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, वो सभी आवश्यक है। और चाइना अब तो जिस तरीके से अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को अपने कर्ज के जाल में फंसाता है, प्रीडेटरी इकोनॉमिक्स कंडक्ट करता है, उसको ध्यान में रखते हुए ये तो बिल्कुल अनिवार्य है भारत और अमेरिका जैसे सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के लिए कि वो आर्थिक क्षेत्र में भी ऐसी नीतियां अपनाएं जिससे कि चाइना का जो आर्थिक प्रभुत्व है उसको उसके ऊपर भी लगाम लगाई जाए। स्ट्रेटेजिक जो प्रभुत्व है उसके ऊपर लगाम लगाने के लिए तो अनेक इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, या क्वाड का एक पार्टनरशिप है या आफुस का एक अलायंस है,
उसी के तरीके से आसियान के साथ ही अनेक तरीके के मिलिट्री एक्सरसाइजेस अमेरिका भी कंडक्ट करता है, भारत भी कंडक्ट करता है, जापान ऑस्ट्रेलिया भी करते हैं। तो लेकिन जहां तक आर्थिक प्रभुत्व की बात है तो उसको भी चाइना का जो आर्थिक जो प्रभुत्व है उसको भी चैलेंज करने की आवश्यकता है, और उसके लिए भारत और अमेरिका अधिक से अधिक क्षेत्रों में कोलैबोरेट कर रहे हैं, और जिसमें कि क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का जो कोलैबोरेशन है, रेयर अर्थ और क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं उनके संबंध में जो कोऑपरेशन है, लिथियम से संबंधित जो कोऑपरेशन है, सेमीकंडक्टर्स को बनाने में अब जिस तरीके से भारत और अमेरिका आपस में कोलैबोरेट करने जा रहे हैं, बड़ी कंपनीज अमेरिका की भारत में स्टैब्लिश होने जा रही है, तो ये निसंदेह चाइना को चेक में रखेगा, और चाइना का जो एक डोमिनेंस है इस तरीके के क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ से संबंधित क्षेत्रों में उसको भी इसके ऊपर भी लगाम लगाने का कार्य करेगा। चाइना, देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है कुणाल जी, कि चाइना आज पूरे विश्व पर जो एक बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ नंबर 1 पावर बनने के लिए, अपने आधिपत्यवादी मूल्यों को थोपने के लिए जो कार्य करता है, हाँ। वो चाइना आज विश्व की अगर वो नंबर 2 इकोनॉमी बना है तो वो विश्व के सहयोग से ही बना है। 1979 में चाइना ने जब इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किए और उसके बाद जो है अमेरिकन कंपनीज और वेस्टर्न कंपनीज, जापानीज कंपनीज वहां जाकर के उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए और बड़े सप्लाई चेन स्थापित किए। यद्यपि कि यह अवश्य है कि चाइना में चीप लेबर का इस्तेमाल अमेरिका और यूरोपीय और जापानीज कंपनी ने उठाया, लेकिन चाइना की इकोनॉमी को इससे बड़ा लाभ हुआ और चाइना फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन करके हुआ। हाँ, लेकिन चाइना ये जो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बना वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही बना। लेकिन आज चाइना जब वो दूसरे नंबर की इकोनॉमी बन चुका है तो उसी पैसे के बल पर पूरी दुनिया पर शासन करने की मंशा रखता है, और वो अमेरिका को ही पीछे छोड़ करके विश्व की नंबर 1 शक्ति बन जाने का उसका एक स्टेटेड गोल है कि 1949 तक वो विश्व की नंबर 1 शक्ति बन जाना चाहता है। मिडिल किंगडम की उसकी फिलॉसफी है कि चाइना ही केंद्र में है और सब पेरीफेरी में है। तो ये जो चाइना की जो आधिपत्यवादी जो सोच है और एक अथॉरिटेरियन वैल्यू सिस्टम है, उसको चैलेंज करना बेहद आवश्यक है, और ये लोकतांत्रिक राष्ट्रों की जिम्मेदारी है। और इसी वजह से मेरा मानना है कि चाहे वो रणनीतिक कोऑपरेशन हो, चाहे वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, हर तरह से लोकतांत्रिक राष्ट्रों को साथ में आने की जरूरत है। और जब लोकतांत्रिक राष्ट्र साथ में आकर के अपने ओवरऑल जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को, जिसमें इकोनॉमी, डिफेंस, सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी सभी उसमें शामिल है, वो करेंगे तो उससे चाइना जैसे आधिपत्यवादी राष्ट्र के ऊपर लगाम लगाने में बहुत मदद मिलेगी। और आने वाले समय में 21वीं सदी में चूंकि चाइना विश्व का सबसे बड़ा चैलेंज है और एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर के लिए खतरा भी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए लोकतांत्रिक राष्ट्रों का साथ में आना और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को भी बढ़ाना, ये बड़े अच्छे और शुभ संकेत हैं, और इस तरीके का कोऑपरेशन लगातार बढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल श्रीवास्तव साहब, और ये जरूरी भी है। शर्मा साहब, आपको क्या लगता है, आप इस पर अपने विचार रखिए। देखिए, एक तरफ तो परमाणु पाबंदियां जो भी कंपनियों के ऊपर है उनका हटना, और दूसरी तरफ वहां के एनएसए जो हमारे एनएसए से मिले, एक तरफ क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में आगे बढ़ना, क्या ये दोनों इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो उठाए गए हैं ये इस ओर इशारा करते हैं कि चीन की जो नापाक कोशिशें हैं, चीन जो हिडन प्लेयर रहता है और क्या कुछ करना चाहता है एविडेंट है, अब कहीं अमेरिका को सरपास करने के मोड में नहीं जाए जो भविष्य में उसकी रणनीति, इसको देख करके अन्य देश भी अब चिंतित हैं और लगाम लगाने की ओर एक कदम? हम कितना भी क्रिटिसाइज कर लें चाइना को या उसके बारे में कुछ भी बोल लें, लेकिन हमें एक चीज के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए चाइना को, तो उनकी दूरगामी सोच है। और अपनी वो दूरगामी सोच के मद्देनजर रखते हुए वो पूरे विश्व के अंदर काम कर रहे हैं, जबकि वर्ल्ड की महाशक्तियां एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या एक दूसरे को कमजोर करने के लिए आपस के अंदर अपनी पूरी स्ट्रेंथ को लगा रहे हैं, उस समय चाइनीज कंपनीज जो है चुपचाप क्वाइटली विदाउट मेकिंग एनी नॉइसेस दे आर गोइंग टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां जहां की रेयर मिनरल जो है वो अवेलेबल है, और वो वहां पर उनके साथ जो है नेगोशिएशन करके उस देश या उस सरकार के साथ, और वहां से वो जो है रेयर मिनरल को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आप अभी तक जो है बाकी देशों की कितनी कंपनी गई है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में, चाइना ऑलरेडी वहां पहुंचा हुआ है, वहां से रेयर मिनरल्स को निकालना है, चाहे वो गोल्ड है या बाकी दूसरे मिनरल हैं।
अभी जो है ग्रीनलैंड जो है, अभी ये न्यूज में आया है डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट देने के बाद, तो वर्ल्ड के मैप के ऊपर ये आया कि ये भी कोई एक सबसे बड़ा आइलैंड है। वहां पर जो है मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि चाइनीज कंपनी ऑलरेडी वहां पर स्टेशन है और दे आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट द मिनरल्स फ्रॉम देयर, आर इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द मिनरल्स। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि चाइना को जो है आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आप उसको काउंटर करने के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है या सेमीकंडक्टर है, उनके लिए जो मटीरियल चाहिए वो इतने विश्व की ताकतों को और विश्व के लाइक माइंडेड देशों को इस तरफ अपनी पूरी एनर्जी को लगाना पड़ेगा कि कहां कहां पर जो है रेयर मिनरल अवेलेबल है और उनके ऊपर अपना वर्चस्व जो है जमाया जाए और उस मिनरल को जो है एक्सट्रैक्ट करके आप एक टक्कर दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। अभी के हालात के अंदर जो है अभी चाइना पूरे वर्ल्ड में हमसे चाहे वेस्ट से बहुत आगे निकल चुका है अपनी दूरगामी सोच की वजह से। उसने ज्यादा अपने आप को कहीं भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अंगेज नहीं किया, डायरेक्टली अपने आप को अंगेज नहीं किया, इनडायरेक्टली अपने आप को उसने मदद की होगी जहां उसके इंटरेस्ट हैं। तो आज की हालत के अंदर जिस हम अपने परिप्रेक्ष्य में बोलते हैं कि भारत को हमारे अमेरिका के साथ बड़े अच्छे संबंध दिन प्रतिदिन हो जा रहे हैं और हमें परमाणु शक्ति में, सेमीकंडक्टर के अंदर, एआई इंटेलिजेंस के प्रोग्रेस के अंदर, इंक्लूडिंग हम और यूएसए जो है वो स्पेस के अंदर भी जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं। तो हमें इस तरफ तो ध्यान देना ही है। इसके साथ साथ जो है हमें भी भारत को जो है एग्रेसिवली जहां जहां ये रेयर मिनरल्स अवेलेबल है, हमें भी एक एफर्ट करना चाहिए कि हम भी उन लोगों के साथ नेगोशिएट करके और इन मिनरल्स को लेजिटिमेट ढंग से प्राप्त करें, उनको उनका हर्जाना जो पेमेंट है उनको दी जाए, इन मिनरल्स को लाया जाए, इन्हें प्यूरिफाई किया जाए और इसके द्वारा जो है हम वो उस प्रकार के ईवी को या सेमीकंडक्टर्स को बना सकें ताकि हम चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको कम कर सके। करेक्ट शर्मा साहब, और अन्य अवसर और विकल्प इसलिए भी तलाशने जरूरी है, सही कहा आपने, ताकि चाइना का प्रभुत्व कुछ हद तक कम हो सके। श्रीवास्तव साहब, हाउ इम्पोर्टेंट इस सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ना भारत और अमेरिका का, क्योंकि हमने देखा है प्रधानमंत्री मोदी का भी रुझान रहा है, मेक इन इंडिया का तो उनका रुझान है ही। ऐसे में जो इम्पोर्टेंट वाइटल जो मिनरल्स होते हैं, जो बात की जाए चाहे सेलफोन में हो, डायोड में हो, बहुत सारी चीजों में जो यूज होते हैं, अगर उसमें ये साझा कोलैबोरेशन होता है तो जो एक रूपी सोच चाइना की तरफ से है, वो एक मोनोपोली वाला अप्रोच चाइना का है, वो काफी हद तक धराशायी हो सकता है। जी जी बिल्कुल। देखिए सेमीकंडक्टर्स ये जो टेक्नोलॉजीज ऑफ द फ्यूचर है, ये आने वाले भविष्य की जो दिशा और दशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और लिथियम जाहिर है कि उसका एक महत्वपूर्ण वो तत्व है और जाहिर है कि सेमीकंडक्टर्स के को डेवलप करने में, उसके सप्लाई चेन को स्थापित करने में भारत की भी एक अहम भूमिका होने जा रही है। भारत सेमीकंडक्टर्स के महत्व को समझ चुका है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। अधिक से अधिक जो टेक्नोलॉजी भी हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लेने की अपेक्षा कर सकते हैं। और जहां तक चाइना का जो सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में जो उनका डोमिनेंस है, और जाहिर है कि उसमें तो सबसे बड़ा योगदान ताइवान का है, लेकिन ताइवान के ऊपर तो चाइना का एक हमेशा एक खतरा बना रहता है। तो ऐसे में जो भारत और अमेरिका के लिए बेहद आवश्यक है कि वो सेमीकंडक्टर्स को अधिक से अधिक डेवलप करने की दिशा में अपना जो भी बेस्ट कोलैबोरेशन है वो करें और को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े। और मेरा ऐसा मानना है कि सेमीकंडक्टर्स के निर्माण और विकास में भारत और अमेरिका चाइना की चैलेंज को भी ध्यान में रखते हुए और अपने अपने विकास को भी ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण तरीके का कोलैबोरेशन आने वाले समय में करने जा रहे हैं। ठीक है शर्मा साहब, एक क्विक क्लोजिंग कमेंट आपसे भी 10 सेकंड में, क्या आपको लगता है आने वाला समय अब भारत का है अमेरिका के साथ? जी मैं बहुत आशावादी, हमारे ज्यादा संबंध अमेरिका के साथ अच्छे होंगे और हम एक दूसरे की मदद से, ये नहीं है कि हमें होगा, अमेरिका को भी फायदा होगा
हम कई क्षेत्रों के अंदर जो है Okay. उन्नति कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर बनाने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, न्यूक्लियर में, बिल्कुल इस प्रोग्राम के अंदर आने वाले समय में हमारा भविष्य। ठीक, बिल्कुल। बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमान का अपना वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती ये नजदीकियां के ऊपर चीन और पाकिस्तान का फोकस है, लेकिन कोई चाहे कुछ भी कहे, यदि भारत और अमेरिका साथ मिलकर एक दिशा में आगे बढ़ते हैं तो निसंदेह आने वाला समय भारत का है। मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।